गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमनो। सो अभी तक मैंने जेई मेंस 2020 की थ्री पार्ट्स डाले हैं। ये मेरा फोर्थ पार्ट है जेई मेंस 2020 का। इस पार्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जेई मेंस 2020 में आए हैं वो सॉल्व करूँगी। लाइक फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए या फिर इनऑर्गेनिक से रिलेटेड हो गए या ऑर्गेनिक से रिलेटेड हो गए। तीनों ही पोर्शंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपके सामने इस वीडियो में सॉल्व करूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द स्टेटमेंट्स ए एंड डी द इनकरेक्ट वंस आर। आपको बताना है ए और डी से स्टेटमेंट्स में कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्सेस विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैव वेरी हाई मैग्नेटिक मूवमेंट्स। तो पहले करके ही देख लेते हैं स्टेटमेंट को। कह रहा है ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स। अगर कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3D। वैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D7 4s2, 3 पॉजिटिव है तो ये होगा 3D6। और जब भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराएगा। तो यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर हम स्प्लिटिंग देखें इन ऑर्बिटल्स की T2G एंड EG में जो ये कन्वर्टेड हैं, अब यहाँ पे जो आपकी फिलिंग होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाएगा, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके T2G में ही रहेंगे। तो अगर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G में है और वो पेयर्ड है तो यहाँ पे आपका पेयरिंग की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उनका मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत हाई होता है और एक्चुअल में क्या है वो 0 है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो यानी कि ए आपका इनकरेक्ट होगा। सेकंड बोल रहा है व्हेन पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जब पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर है तो इट मीन्स वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। स्प्लिटिंग एनर्जी कम है पेयरिंग से, तो यानी यहाँ स्प्लिटिंग कम है, और अगर स्प्लिटिंग कम है तो वहाँ पे लिगेंड कौन सा होगा, वीक फील्ड होगा। फाइन। सो हमें इस चीज़ से लेना नहीं है, ये सिंपल सा इक्वेशन गिवन है। मतलब मैंने ये ऐसा इसलिए बोला ताकि क्योंकि कुछ इक्वेशंस या कुछ चीज़ों को देख के हम रिलेशंस लगा सकते हैं जो हमारे को यूजफुल रहेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि पेयरिंग एनर्जी जो है ज़्यादा है स्प्लिटिंग एनर्जी से, तो जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है तो वहाँ पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो इट मीन वहाँ स्प्लिटिंग कम है। स्प्लिटिंग कम है तो आपके वहाँ पेयरिंग ना होकर T2G से EG में इलेक्ट्रॉन्स मीन्स T2G के बाद जब सिंगल फिल हो जाएगा फिर वो EG में जा सकता है। फाइन। और अगर यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी लेस होती तो EG में ना जाके T2G में पेयर करता पहले। फाइन। स्टेटमेंट है व्हेन पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट और द स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3 इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस T2G4 EG2। बिल्कुल सही है ये। अभी मैंने बोला कि जब पेयरिंग एनर्जी ही आपकी ज़्यादा है तो वहाँ पेयरिंग नहीं होगी। और कोबाल्ट 3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D6 है, अब यहाँ पे आपका जो लिगेंड है वो कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, क्योंकि पेयरिंग नहीं करवा रहा। स्प्लिटिंग कम है, जहाँ स्प्लिटिंग कम है वहाँ पे लिगेंड कैसा हो गया, वीक फील्ड हो गया। तो यानी कि आप पहले जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है 3D6 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी कोबाल्ट 3 की, तो सबसे पहले आपका EG सिंगल फिल होगा 3, देन EG में जाएगा 4 5, देन पेयरिंग स्टार्ट करेगा T2G में। तो अब देखें तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हुई T2G4 EG2। बिल्कुल करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड देखते हैं। थर्ड कह रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय कोबाल्ट इथाइलिन डायमीन, दिस इज ट्राइथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स। सो ये कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्सॉर्ब्ड बाय कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स वेयर द लिगेंड इज EN इथाइलिन डायमीन is lower than that of cobalt fluoride hexafluoride। फाइन। एक जगह लिगेंड है आपका EN इथाइलिन डायमीन है, एक जगह आपका, दूसरी जगह है आपका फ्लोराइड F नेगेटिव, एक जगह EN है। तो आप यहाँ स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा EN वाला इथाइलिन डायमीन वाला कॉम्प्लेक्स, उसकी जो वेवलेंथ है वो लोअर होगी एज कम्पेयर टू दी फ्लोराइड। बिल्कुल सही बात है ये भी। कैसे? क्योंकि अगर हम EN की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एज कम्पेयर टू दी फ्लोराइड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, स्प्लिटिंग ज़्यादा करेगा। स्प्लिटिंग ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, और जहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वहाँ वेवलेंथ लोअर होगी। तो इट मीन्स यहाँ पे क्योंकि स्प्लिटिंग ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग फील्ड इवेंट की वजह से, तो यहाँ पे वेवलेंथ आपकी कम रहेगी। सो दैट इज व्हाई सी स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स
where ethyl diamine is the ligand is lower than that of the cobalt hexafluoride complex. Then D ऑप्शन बोल रहा है if the splitting energy for an octahedral complex of cobalt 3, यानी कि C ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, D भी करेक्ट है, A इनकरेक्ट है. D बोल रहा है if the splitting energy for an octahedral complex of cobalt 3 is 18,000 centimeter inverse, the splitting energy for tetrahedral complex with the same ligand will be 16,000 centimeter inverse. देख लेते हैं. तो हमें पता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि डेल्टा नॉट डेल्टा टी, डेल टी या फिर हम बोले जो फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दैट इज इक्वल्स टू 4/9 स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. तो आपको गिवन कितना है, ये गिवन है 4/9 इनटू ऑक्टाहेड्रल का 18,000 इनवर्स. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16,000 के इक्वल नहीं आएगा. तो इट मींस आपका डी ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. सो आपके अब स्टेटमेंट में यही बताना था कि इनकरेक्ट वंस कौन सी है, तो एक ए हो गई, दूसरी बी हो गई. तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में क्या है, बी और सी इनकरेक्ट है, रॉन्ग है ये. सेकंड में बोल रहा है ए और बी इनकरेक्ट है, ये भी रॉन्ग है. 3 में बोल रहा है ए एंड डी ओनली, यस ए एंड डी ओनली ही इनकरेक्ट है. सो आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा 3 वेयर ए एंड डी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉर द रिएक्शन 2H2 plus 2NO gives you N2 plus 2H2O. Observed rate expression is this, that rate is equals to Kf NO square H2. The rate expression for the reverse reaction is what? अब आपको given है forward reaction का rate, आपको बताना है कि reverse reaction का rate क्या होगा for the given reaction. तो हम एक बार देख लेते हैं कि K equilibrium basically क्या होता है, K forward upon K backward. Fine. एंड आपको गिवन है रेट ऑफ फॉरवर्ड दैट इज इक्वल्स टू KF NO स्क्वायर एंड H2. सो K इक्विलिब्रियम इज बेसिकली योर कांस्टेंट, रिएक्शन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू KF बाय KB. तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आपका जो K इक्विलिब्रियम अगर आप इस रिएक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा, वो होगा N2 H2O होल ट्वाइस डिवाइड बाय H2 होल ट्वाइस NO होल ट्वाइस. फाइन. अब जरा हम इन टर्म्स को रीअरेंज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल KF जैसे हमारा गिवन RF क्या है, KF NO स्क्वायर H2. तो हम एक काम करते हैं, इसी एक्सप्रेशन को यहाँ बनाते हैं बाय रीअरेंजिंग द टर्म्स. KF H2 1 लेंगे बिकॉज 1 ही है वहाँ पे, NO स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू KB को यहाँ भेज देते हैं, KB N2 H2O स्क्वायर बाय H2. सो ये जो आपका एक्सप्रेशन आया अब ये किसके इक्वल है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और RF के इक्वल. एंड वी नो फॉर अ रिएक्शन योर फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. सो इट मींस आपका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके इक्वल रहता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल रहता है. तो यानी कि ये जो हमारा RF आया अब विच इज इक्वल्स टू KB N2 H2O होल ट्वाइस बाय H2. अब क्योंकि हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड के इक्वल है तो मैं इसको RF से क्या कर दूंगी, दिस विल बी RB. सो ये एक्सप्रेशन जो आपका आया ये आया बैकवर्ड रिएक्शन के विच इज इक्वल्स टू KB N2 H2 होल ट्वाइस डिवाइड बाय H2. देख लेते हैं हमारा एक्सप्रेशन किससे मैच कर रहा है. फर्स्ट में KB N2 H2 ट्वाइस बिल्कुल ठीक है बट अपॉन में H2 नहीं है. सेकंड देखते हैं KB N2 H2 अगेन रॉन्ग हो गया. थर्ड KB N2 H2 होल ट्वाइस डिवाइड बाय H2. यस यही हमारा डिजायर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन आया है और यही हमारा डिजायर्ड आंसर है. तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट रहेगा. सो आंसर इज बेसिकली फॉर दिस क्वेश्चन इज 3. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लोक्यूलेशन वैल्यू ऑफ HCl फॉर आर्सेनिक सल्फाइड सोल इज 30 millimole per liter. If H2SO4 is used for flocculation of arsenic sulfide, the amount in grams of H2SO4 in 250 ml required for the above purpose is what? अभी कह रहा है कि जब HCl यूज होता है आर्सेनिक सल्फाइड सोल के फ्लोक्यूलेशन के लिए तो हम जो HCl यूज कर रहे हैं वो है 30 मिलीमोल पर लीटर. फाइन, मिलीमोल पर लीटर आपको गिवन है. अगर मैं HCl की जगह H2SO4 यूज करूं फ्लोक्यूलेशन के लिए तो मुझे ये बताए कि 250 ml में कितना ग्राम H2SO4 का रिक्वायर्ड होगा. तो यानी कि इसमें आपको H2SO4 की मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी पहले, तभी आप अमाउंट या मोल्स निकाल पाएंगे और मोल्स निकलेगा तभी आप बता पाएंगे कि इन ग्राम्स अमाउंट उसका कितना होगा. फाइन. तो अब एक चीज देखें, HCl क्योंकि एसिड है एक ऐसा जो एक H आयन देता है और जिसकी मोलैरिटी है 30 मिलीमोल पर लीटर. HCl की जगह अगर आप H2SO4 यूज करेंगे
तो H2SO4 बेसिकली 2H आयंस देता है, तो यानी कि अगर HCl 30 मिलीमोल पर लीटर यूज हो रहा है तो H2SO4 HCl कंपैरिजन में उसका हाफ यूज होगा, बिकॉज ये एक मॉलिक्यूल 2H आयन दे रहा है या एक मॉलिक्यूल 1H आयन दे रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए 15 मिलीमोल पर लीटर। तो यानी कि ये अब H2SO4 की क्या आ गई, कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब ये कॉन्सेंट्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, 250 ml के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि 250 ml में कितना H2SO4 इन ग्राम्स रिक्वायर्ड होगा फॉर दिस फ्लॉक्यूलेशन प्रोसेस। तो इट मीन्स अब अगर मैं इफ बिकॉज नाउ कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन टू मी 15 मिलीमोल पर लीटर एंड वॉल्यूम इज गिवन, तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी इनटू V विच इज इक्वल्स टू n नंबर ऑफ मोल्स। किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल आ जाएगा। फाइन, मुझे मिलीमोल्स पर लीटर गिवन है तो मैं मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट कर दूंगी। तो 15 मोल अपॉन, मैंने लीटर को भी यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। अच्छा, अब आप चीज देखें, मिलीमोल्स को जब आपको मोल्स में कन्वर्ट करना होता है तो आपको उसे 1000 से डिवाइड करना होगा, 15/1000 मोल पर लीटर इनटू वॉल्यूम विच इज गिवन 250 ml विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। फाइन, तो अब 250 से ये हम कट करें तो हमारा आ जाएगा 15/4, तो आ गया 50/4 which is equals to number of moles, but here see, here ml is given, here liter is given, so again what I have to do, I have to divide it by 1000 to convert into the liter। तो यहाँ पे मुझे क्या, यहाँ पे क्या मैं लिख सकती हूँ, लीटर। फाइन, 250 ml को अगर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं 250 को 1000 से डिवाइड करूंगी तो वो 250 लीटर हो जाएगा। फाइन, तो जो भी ये वैल्यू आएगी ये लीटर के रिस्पेक्ट में आएगी विद रिस्पेक्ट टू 250 ml। तो अब मेरी लीटर से लीटर भी कैंसिल हो गई, 15/4 यहाँ पे नीचे रेशियो क्या बचा, इंटू 1000, ये अब मेरे क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स हो गए। फाइन, किसके, H2SO4 के। और मुझे बताना है अमाउंट इन ग्राम्स, तो आई नो दैट मोल इज इक्वल्स टू W/M। आपको ये W के बारे में बताना है। N अभी आपने निकाला, 15/4 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू W। M इज द मोलर मास विच इज गिवन, जो है आपकी 98। तो वेट हो गया 15 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 4 इंटू 98। ये हमारा वेट आएगा इन ग्राम्स, किसका, H2SO4 का, जो रिक्वायर्ड है 250 ml में। अगर हम इसे अब सॉल्व करके देखें, तो 1000/2 इसे सॉल्व करते जरा, 2500 और ये हो गया 250, तो ये आया 15 मल्टीप्लाई, दोबारा से लिख देते हैं, 15 मल्टीप्लाई 250 इंटू 98। अब आप इसको जरा मल्टीप्लाई करें, जस्ट अ मिनट, यहाँ 1000 आपका डिवाइडर में आएगा, डिवाइडेड में आएगा, तो यहाँ पे मैं 1 मिनट से रफ कर देती हूँ, ये होगा, यहाँ भी डिवाइड में आएगा 1000, दिस विल बी 15 इंटू 98, 4 इंटू 1000। आप इसे सॉल्व अगर करेंगे तो ये जाएगा आपका, इसका आंसर आएगा 0.3675। अगर आप इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करके ये आंसर आएगा विच इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपको बेसिकली सॉल्व करना होता है वहाँ पे, तो जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा सी, अगर मैं लिटिल बिट सॉल्व कर भी दूँ तो 2489 अगेन 2 आ गया, देन 15 5 से जाएगा ये, देन ये आ गया 49 मल्टीप्लाई 3/400। आप इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड वगैरह करके तो आंसर आएगा 0.3675 ग्राम्स। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा 0.367 ग्राम्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ 0.3675 ग्राम्स। आप ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हैं कॉपी में, इसको ज़रा सॉल्व करके देखें और कैलकुलेट करें कि क्या यही आपका मैच करता है या नहीं करता। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। अगर कुछ भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, कहीं पे कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार इस क्वेश्चन के रेफरेंस में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी एंड इसी तरीके से क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। सो आंसर इज 0.3675 grams. Next question is the standard heat of formation of ethane in kilojoule per mole is given, which is 298. Oh sorry, it is given the standard heat of formation of ethane. आपको निकालना है
at 298 Kelvin. Basically, if the heat of combustion of ethane, hydrogen and graphite are this and this kilojoule per mole. तो यानी कि क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है इथेन की, और आपको गिवन है हीट ऑफ कंबशन फॉर इथेन, हाइड्रोजन एंड द ग्रेफाइट एंड वैल्यूज आर गिवन. तो इट मीन्स इन तीनों की कंबशंस गिवन है, इन तीनों की कंबशंस को रीअरेंज करके, उनकी रिएक्शंस को रीअरेंज करके हमें उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन में कन्वर्ट करनी है. देन अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज हमें ऐड करना है, जो आंसर आएगा दैट विल बी द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन. सो सबसे पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की ही रिएक्शन इक्वेशन लिख देते हैं, केमिकल इक्वेशन. इथेन है हमारा C2H6, दिस इज इथेन. तो हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 1 मोल का होगा, 1 मोल का होगा, और फॉर्मेशन होगा इसके एलिमेंट्री फॉर्म से. तो कार्बन के एलिमेंट्री फॉर्म इज C, तो 2 कार्बन प्लस हाइड्रोजन के एलिमेंट्री फॉर्म इज H2. 6 है तो 3 मोल्स हम लिखेंगे H2 के. तो 2 कार्बन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल गिव यू C2H6. ये होगा हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर इथेन. तो हमें कंबशन की ऐसी इक्वेशंस लिख के उसे रीअरेंज करके हमें यही इक्वेशन बनानी है. तो कंबशन हो गया इथेन, इथेन है C2H6, इसका कंबशन हमें गिवन है. तो अगर आप इथेन का कंबशन करेंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एंड एनर्जी मिलेगी. तो हमें वो चीज़ नहीं लिखनी है, हमें मॉलिक्यूल से मतलब है. तो C2H6, 2 CO2 एंड 3 H2O बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन. ये होगा 7/2 O2. फाइन. अब ये आपको गिवन है हीट ऑफ कंबशन विच इज -1560 किलोजूल पर मोल. फाइन. नेक्स्ट अब आपका आ गया हाइड्रोजन की कंबशन. तो H2 की अगर आप कंबशन करेंगे तो ये आपको वाटर देगा. हाफ कर देते हैं यहाँ पे, ये आपको 1, ये आपको वाटर दे रहा है, और हीट एंड एनर्जी में निकलेगी, एनर्जी रिलीज होती है इस केस में. अब अगेन कंबशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन की कंबशन क्या होगी, H2 की कंबशन है, और ये हमारी इथेन की कंबशन है. इसकी वैल्यू गिवन है -393.5 किलोजूल पर मोल. नेक्स्ट आपको ग्रेफाइट की कंबशन. ग्रेफाइट इज बेसिकली कार्बन, एलिमेंटरी फॉर्म उसका, प्लस ऑक्सीजन O2, ये आपको देगा CO2. फाइन. तो डेल्टा कंबशन ऑफ H, ये कार्बन की है, ये है -286 किलोजूल पर मोल. अब देखिए हमें करना क्या है यहाँ पे, हमें इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. रिक्वायर्ड इक्वेशन को देखते हैं कि हमारे राइट हैंड साइड कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरी तरफ से इथेन होना चाहिए. तो हम इक्वेशन अगर देखें तो इस इक्वेशन में जो इथेन का मॉलिक्यूल है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है. तो यानी कि हमें इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स. तो हम अगर इस इक्वेशन को रिवर्स कर दें तो रिवर्स करने पे यहाँ पे जो माइनस साइन है यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा. तो रिवर्स करके जरा हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं. CO2 प्लस H2O, C2H6 प्लस O2, ये हो गया आपका 7/2, ये 2, और ये हो गया आपका 3H2O. ये मैंने रिवर्स कर दी. किसकी इक्वेशन, कंबशन की इक्वेशन जो है मेरी इथेन की, उसको मैंने रिवर्स कर दिया. तो इसकी वैल्यू से माइनस साइन हट गया, ये रिवर्स है. फाइन. अब मुझे क्या करना है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड 2 कार्बन चाहिए. ठीक है, कार्बन मेरे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है. हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे है. राइट हैंड साइड पे इथेन चाहिए था, इथेन मैं राइट हैंड साइड पे कर दिया. तो अब इक्वेशंस को मुझे इस तरीके से मैनेज करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से, कि मेरे पास सिर्फ यही इक्वेशन बचे. तो अब देख लेते हैं. कार्बन मुझे कितना चाहिए, 2. तो मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी को 2 से. मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी. तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई -286 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 6 12 16 17 -572 किलोजूल पर मोल. फाइन. और हाइड्रोजन कितना चाहिए, 3. तो मैं इस इक्वेशन को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, बिकॉज 3 हाइड्रोजन गैस है. 3 से मैंने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 3. तो ये हो गया, ये भी 3/2 हो गया आपका, ये 3 हो गया. 3 से कर दिया, 3 15 9 10 27 28 10 11, ये हो गया -11805 किलोजूल पर मोल. फिर चेक कर देते हैं, 15 9 10 3 27 28 10 11. ठीक है, फाइन. तो अब इन इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं. तीनों को ऐड करने पे हम देखेंगे जिस तरीके से हम मैथ्स की लीनियर मैथ्स में अलजेब्रा सॉल्व करते हैं, वैसे ही हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. तो देखें तो 2 CO2 से 2 CO2 यहाँ कैंसिल हो गया. 3 वाटर मॉलिक्यूल से 3 वाटर मॉलिक्यूल्स कैंसिल हो गए. एंड यहाँ पे गिवन है 3/2 O2 प्लस 2 O2, ये आपको 5/2 O2 देगा. सॉरी, हाँ, दिस विल गिव यू दिस 7/2 O2. सी इफ आई ऐड 3/2 प्लस 2 इट विल गिव यू 7/2.
ये मेरा आंसर आएगा। तो दोनों को ऐड करके 7/2 ऑक्सीजन बनेंगे जो मेरे इससे कैंसिल हो गए। फाइन, अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 3 हाइड्रोजन प्लस 2 कार्बन विच इज गिविंग C2H6। दिस इज द डिजायर्ड इक्वेशन जो मुझे चाहिए। तो जो जो मैंने चेंजेस इक्वेशन में उसी अकॉर्डिंग इन वैल्यूज में भी चेंज आया। अब एज इट इज इन वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे विच इज 1560 माइनस 1180.5 माइनस 572, ये पूरा आएगा किलो जूल पर मोल। और जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर माइनस 192.5 किलो जूल के करीब आएगा और यही आएगा। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन वाला नहीं था, ये आपको सॉल्व करना था। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये थर्मोडायनामिक का पार्ट है, बेसिकली हीट ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया, कंबशन हो गया, इस तरीके से लैटिस एनर्जी हो गई, जो भी है यहाँ पे इसी फॉर्मेशन में थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ जेईई मेंस में इस तरीके से पूछे जाएंगे। फाइन, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो अगर आप एनसीईआरटी की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे देन हाउ टू रीअरेंज द इक्वेशन टू गेट द डिजायर्ड इक्वेशन, तो आप एनसीईआरटी में भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो आंसर इज माइनस 192.5। Next question is 3 gram of acetic acid is added to 250 ml of 0.1 molar HCl and the solution made up to 500 ml. To 20 ml of the solution, half ml of 5 molar NaOH is added. The pH of the solution is, तो आपको यानी कि दो एसिड्स का मिक्सचर गिवन है और किस रिस्पेक्ट में आपको वैल्यूज गिवन है कि 3 ग्राम एसिटिक एसिड को आपने 250 ml और 0.1 मोलर HCl में मिक्स किया, फिर मिक्स करने के बाद आपने उसको 500 ml तक डाइल्यूट कर दिया, देन डाइल्यूट करने के बाद वहाँ से 20 ml निकाला और 20 ml के अंदर हमने हाफ ml 5 मोलर NaOH डाल दिया। अब बताओ pH क्या होगा। तो pH निकालने के लिए हमें पहले मोल्स देखने पड़ेंगे कि इस 20 ml सॉल्यूशन में कितने मोल्स हमारे पास HCl एसिड के हैं और एसिटिक एसिड के हैं, तभी हम बता पाएंगे कि NaOH जो है कितना कंज्यूम होगा और वो क्या बनाएगा। बेसिकली यहाँ पे NaOH जो है बफर बनाएगा, बफर सॉल्यूशन बनाएगा, तभी हम pH निकाल पाएंगे। फाइन, और देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। 3 ग्राम आपको एसिटिक एसिड गिवन है। अब हम इसे मोल्स निकालें एसिटिक एसिड के, तो हमें मोलर मास इसका 60 ग्राम पर मोल गिवन है। तो 3/60 इक्वल्स टू 1/20 विच इज 0.05 मोल्स। मोल्स हो गया। फाइन, नेक्स्ट हमने इतने मोल्स किस में ऐड किए, 250 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। तो 250 ml को अगर मैं 0.1 मोलर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये m/b हो गया। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, बट बिकॉज ml में गिवन है तो मिलीमोल्स आएगा। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को मिलीमोल में ही कर दे हम, क्योंकि यहाँ भी ml गिवन है, तो हम इसका मिलीमोल्स निकाल लेते हैं। तो अगर मैं 0.05 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मिलीमोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ लिखा 50 मिलीमोल्स। तो मेरे पास यानी कि एसिटिक एसिड के 50 मिलीमोल्स गिवन है, जो मैंने ऐड किए हैं 250 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। तो अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ 0.1 से तो आएगा 25 मिलीमोल्स ऑफ HCl, यानी कि आपने 25 मिलीमोल्स के HCl वाले सॉल्यूशन में 50 मिलीमोल्स आपने एसिटिक एसिड के डाल दिए, मिक्स कर दिए। फाइन, अब क्या है, इस सॉल्यूशन को मैंने डाइल्यूट कर दिया कहाँ तक, 500 ml तक। मैंने इस सॉल्यूशन को 500 ml में डिल्यूट कर दिया। तो इट मीन्स 500 ml के सॉल्यूशन में 50 मिलीमोल्स एसिटिक एसिड है एंड 25 मिलीमोल्स क्या है, हमारा HCl है। अब इसे 500 ml का मैंने 20 ml उठाया, तो देखते हैं इस 20 ml में कितने मोल्स होंगे मेरे पास एसिटिक एसिड के और HCl के। तो यूनिटरी मेथड लगाते हैं कि 500 ml सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास 25 मिलीमोल्स हैं किसके, HCl के। तो 20 ml में कितने मिलीमोल्स हो जाएंगे HCl के, तो 25/500 इंटू 20। क्या किया मैंने, यूनिटरी मेथड लगाया है कि 500 ml सॉल्यूशन के अंदर मिलीमोल्स है 25, तो 1 ml में कितने हो जाएंगे 25/500, 20 ml में कितने होंगे 25/500 इंटू 20। ये कैंसिल कर देते हैं, 25 कितना आ गया 1 मिलीमोल ऑफ HCl। 20 ml में कितना मिलीमोल होगा HCl का, 1। सिमिलरली अब हम एसिटिक एसिड का भी देख लेते हैं कि 500 ml सॉल्यूशन के अंदर 50 मिलीमोल प्रेजेंट हैं किसके, मेरे पास एसिटिक एसिड के। तो 20 ml सॉल्यूशन में कितने मोल्स होंगे, तो 50/500 इंटू 20। कैंसिल कर दिया, 50 से 50 कैंसिल, ये आ गया 2 मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। यानी कि अब 20 ml सॉल्यूशन के अंदर
20 ml सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल है मेरे पास, जो कि 1 मिली मोल है, वो किसका है, HCl का, एंड 2 मिली मोल मेरे पास किसका है, एसिटिक एसिड का। फाइन, इतना समझ में आया मैंने कैसे कैलकुलेट किया। मैं इस पार्ट को रब कर देती हूँ जरा। अब क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है, मेन जो हमें करना है कि 20 ml सॉल्यूशन के अंदर मैंने हाफ ml 5 मोलर HCl 5 मोलर NaOH डाल दिया। अब जरा मैं इसको भी मोल्स में कन्वर्ट कर दूं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, मिलीमोल्स आ जाएंगे किसके, NaOH के क्या आ जाएंगे, मिलीमोल्स। फाइन, तो मोलारिटी है 5 इंटू 1/2, ये आ गए 2.5 मिलीमोल्स ऑफ NaOH। तो 20 ml सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास एक तो एसिड है HCl, दूसरा है एसिटिक एसिड। उसके अंदर मैंने कितने मिलीमोल्स NaOH के डाल दिए, 2.5 के डाल दिए। अब देखिए मेरे पास एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक वीक एसिड है, और मैं इसमें जो ऐड कर रही हूँ वो क्या ऐड कर रही हूँ, बेस, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। करेक्ट। HCl मेरे पास 1 मिलीमोल है, एसिटिक एसिड मेरे पास 2 मिलीमोल है, और बेस मेरे पास जो है टोटल 2.5 मिलीमोल्स है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा। तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड जो है 1 मिलीमोल है और बेस 2.5 है, तो ये पूरा HCl जो है बेस के साथ क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो HCl अगर 1 मिलीमोल है, ये बेस के पूरे 1 मिलीमोल को अपने साथ कंज्यूम करके न्यूट्रल सॉल्ट NaCl और वाटर बना देगा। तो यानी कि अब लेफ्ट आउट बेस कितना बचा, 1.5 मिलीमोल। कितना बचा, अब ये क्या है मेरे पास, NaOH। तो यानी कि जरा ध्यान से देखें कि जो बचा हुआ मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, अब ये रिएक्ट करेगा वीक बेस के साथ। तो जब भी वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा, आपको क्या देगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विच इज CH3COONA प्लस वाटर। तो मेरे पास कितना है एसिडिक एसिड, 2 है, NaOH कितना है 1.5, 0 and 0। तो कंज्यूम होने के बाद एसिडिक एसिड कितना बचा, 0.5, NaOH क्या है 0 हो गया अब ये, और सॉल्ट कितना बना 1.5, फाइन, ये 1.5। तो यानी कि अब मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर क्या बचा, एक तो बचा वीक एसिड एंड द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। तो जब भी सॉल्यूशन में वीक एसिड हो और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड हो, तो वहाँ पे बनता है सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या करता है, बेसिकली पीएच रेजिस्ट करता है। तो ये आप क्या बन गया यहाँ पे, बफर सॉल्यूशन। और अब इसी बफर सॉल्यूशन की आपको क्या निकालनी है, पीएच। क्वेश्चन में गिवन है 220 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, half ml of 5 molar NaOH is added, the pH of the solution is। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा लेंथी है, बट इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हमने पहले ये देख लिया कि मिलीमोल्स एक्चुअल में 20 ml में कितने थे, HCl के निकाल दिए, एसिडिक एसिड के निकाल दिए, फिर बेस के निकाल दिए। हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड तो कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, क्योंकि बेस मेरे पास एक्सेस में था, तो बच गया 1.5। अब वो रिएक्ट करेगा वीक एसिड के साथ, तो 2 1.5, तो बचा कितना वीक एसिड 0.5, सॉल्ट बना 1.5। तो अब ये मेरे पास इसके मोल्स आ गए, हम कह सकते हैं कंसंट्रेशंस आ गई हैं। तो अब बेसिकली पीएच निकालना है। तो पीएच का फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू द हैंडरसन इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द हैंडरसन इक्वेशन, बफर सॉल्यूशन का जो पीएच होता है दैट इज इक्वल्स टू pKa ऑफ दैट एसिड प्लस log concentration of salt by weak acid and that acid, right, the acid which is weak. So pK is given for the acidic acid कितना, ये आपको given है क्वेश्चन में 4.75 प्लस log salt है आपके पास 1.5, एसिड है 0.5, सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। तो ये हो गया log 3 की भी वैल्यू गिवन है विच इज 0.4771। तो 4.75 प्लस 0.4771 मैं इसमें अगर ऐड करूं तो मेरे पास आएगा 712.5। तो 5.2271 मीन्स पीएच आपकी आई 5.2। तो पीएच का आंसर कितना आया 5.2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5.2। सो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से है। कहीं भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि कहाँ के स्टेप में आपको डाउट है। सो द आंसर इज 5.2 फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको 3 रिएक्शंस गिवन हैं, आपको बताना है कि इन तीनों रिएक्शंस में प्रोडक्ट बनेंगे A, B and C एंड सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन A, B and C मॉलिक्यूल्स आर व्हाट। तो ABC प्रोडक्ट निकालना है, अननोन कंपाउंड मॉलिक्यूल बताना है, फिर ABC जब आपका निकल जाएगा उस पर जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको ऐड करना है और बताना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं A, B and C में। चलो देख लेते हैं। पहला है NaCl प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4। इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं।
यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CrO2Cl2 प्लस KHSO4 प्लस NaHSO4 प्लस H2O। वी नीड नॉट टू बैलेंस द रिएक्शन बिकॉज हमें सिंपल प्रोडक्ट से मतलब है। तो ए हमारा यहाँ पे क्या बनेगा CrO2Cl2, क्योंकि CrO2Cl2 जब NaOH से रिएक्ट करेगा तो आपका प्रोडक्ट देगा Na2CrO4 सोडियम ब्रोमेट देगा प्लस NaCl प्लस वाटर। अब यहाँ पे जो बी प्रोडक्ट बना मेरा, ये वाला सोडियम ब्रोमेट बना, दिस इज बी, दिस इज ए, एंड नाउ व्हेन बी Na2CrO4 रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ प्लस H2O2 के साथ, आपका प्रोडक्ट देगा CrO5 प्लस Na2SO4 प्लस H2O, ये देगा। यहाँ पे जो C होगा वो होगा CrO5। तो अब देख लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स टोटल। ए में आपके हुए 2, 2, 4 और 1 5, बी में हुए 4, 6, 7, सी में हुए 5 और 1 6, तो 7 जमा 5 जमा 6 देख लेते हैं। 7 जमा 5 कितना हुआ 12 और 12 6 क्या हुआ 18। तो टोटल नंबर ऑफ आपके जो एटम्स हुए ए बी सी मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 18 हो गए। राइट, सो आंसर यहाँ पे है 18। सो दिस इज द पार्ट 4 ऑफ जेईई मेंस 2020। ये 2020 के क्वेश्चंस जो आपके आए हैं जेईई मेंस में, उसका लास्ट पार्ट है। इन चारों पार्ट्स में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं जो मेंस 2020 में आए हैं। सो अब आगे भी मैं और अच्छी वीडियोस डालती रहूँगी जिनमें केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको बहुत भरपूर कंटेंट मिलेगा, जो आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में बेसिकली हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप किस टॉपिक को कितने लेवल तक स्टडी करें आपके मेंस के पेपर को कंप्लीट या फिर उसको क्वालिफाई करने के लिए। और ये वीडियोस मेरी नीट में भी हेल्प करेंगी आपकी। जो नीट में केमिस्ट्री आती है वो बेसिकली 90% वही NCERT और 10% थोड़ा अप डाउन लेवल हो जाता है, उसका अप हो जाता है बेसिकली। फाइन, सो मेरी अब जो वीडियोस आएंगी वो सारी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगी। आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई भी डाउट है केमिस्ट्री से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू।